तो आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप चर्चा के दूसरे एपिसोड में, जिसको ऑर्गेनाइज और सपोर्ट किया है शारदा लॉन्च पैड ने। आज का जो एपिसोड है काफ़ी रोमांचक है मेरे लिए, और मैं अभी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने गेस्ट को, डॉक्टर प्रवीण पचौरी जी, जो डायरेक्टर है यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के, और हमारे रेगुलर मार्गदर्शक और मेंटर डॉक्टर अमित सहगल जी, जो डायरेक्टर है शारदा लॉन्च पैड के। बिना कोई टाइम वेस्ट करे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास, डिज़ाइन और स्टार्टअप फाउंडर्स। और मेरे लिए खुद ही एक फर्स्ट सेशन है कि मैं डिज़ाइन को बहुत ही करीबी से जानना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रवीण सर से। सर, पहले तो आप कुछ बता पाए अगर यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में, वहीं से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। तो दर्शकों को हमारे कुछ बताइए सर इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में, और कैसा वहाँ पे उसका क्या कोर फोकस है, क्या उसका मिशन स्टेटमेंट है, और कैसे वो अपने आगे आने वाले अपने आप को कैसे वो स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योरशिप से अलाइन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन 2017 में माननीय मुख्यमंत्री के इच्छानुसार नोएडा में जो AKTU का एक्सटेंशन सेंटर था वहाँ स्टार्ट किया गया। और संस्थान का विज़न ये है कि हम उत्तर प्रदेश के जो आर्टिसान्स के प्रोडक्ट हैं उनको इंटरनेशनल पहचान दिला सकें। तो संस्थान का जो मिशन है वो उसी पथ को पूरा करने के लिए है। और हमारी कोशिश ये है कि हम जो करंट इंडस्ट्रीज़ हैं, MSME इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट्स को रिडिफाइन करें। और आज के बदलते परिवेश में जहाँ पर IPR प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड हो रही है, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करके दें जो इंडस्ट्रीज़ जो है इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ कर सकें। राइट सर, इसी से रिलेटेड सर दूसरा क्वेश्चन मैं पुट करना चाहूँगा कि डिज़ाइन, अब आप यहाँ पे जब बच्चों से मिलते हैं तो आप कैसा सिनर्जीज उसमें मैच देखते हैं कि डिज़ाइन और स्टार्टअप फाउंडर्स ये दोनों के अंदर कितनी एनर्जी, कितनी सेम एनर्जी सिनर्जीज मैच कर रही हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहें। बेसिकली अभी तक क्या था कि लोग डिज़ाइन का मतलब समझते थे इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एरोस्पेस डिज़ाइन, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन, तो सभी अलग अलग फ्रंट्स पर काम कर रहे थे। लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्पेस की रिक्वायरमेंट सब जगह बढ़ती जा रही है, स्पेस कम होता जा रहा है, जगह हमारे पास कम है, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको रीडिफाइन करने पड़ रहे हैं। तो डिज़ाइन जो था, जो सब अलग अलग काम कर रहे थे, उसको एक जगह लाने का प्लेटफॉर्म बन गया। अभी जो डिज़ाइन के कोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं, हालांकि उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट विशेष रूप से प्रोडक्ट डिज़ाइन पर काम करता है, एर्गोनॉमिकल डिज़ाइंस पर काम करता है, UI UX डिज़ाइंस पर काम करता है। तो सभी डिज़ाइन कहीं ना कहीं आने वाले जो हमारे स्टार्टअप हैं या जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ज़रूरत बनते जा रहे हैं। क्योंकि कन्वेंशनल डिज़ाइंस को फॉलो करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मार्केट में अपील क्रिएट नहीं होती है, उसकी मार्केट स्पेस क्रिएट नहीं होती है। क्योंकि जो करंट प्रोडक्ट मार्केट में है, अगर आपको उसको रिप्लेस करना है तो आप जो नया प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो कई मायनों में, जैसे एर्गोनॉमिकल मतलब प्रयोग के हिसाब से जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, उसमें जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो कम से कम होना चाहिए, उसको जिस इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है उसका प्रोसेस टाइम कम से कम होना चाहिए, जिन मटेरियल्स को प्रयोग करके बनाया जा रहा है उनका मटेरियल्स का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस अगर हमको बनाने हैं तो हमको प्रोडक्ट को दोबारा से डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। न केवल अब प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन की बात रह गई है, बल्कि अब तो हम शहरों को भी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो पहले डिज़ाइन का मतलब लोग समझते थे जो है कि खाली हम कमरे या बिल्डिंग या उसके अंदर की चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। अभी जब हम पूरे का पूरा शहर प्लान करते हैं तब भी हम डिजिटल ट्विनिंग का सहारा लेते हैं, जो डिज़ाइन का ही एक फील्ड है। तो हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं अब वो समय की एक ऐसी ज़रूरत बन गए हैं कि कोई भी कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो या कॉरपोरेट जगत हो, बिना डिज़ाइनर्स की मदद से आज आगे नहीं बढ़ सकता। तो धीरे धीरे हमें ये समझना होगा कि जो डिज़ाइन है वो आज की बेसिक नीड बन गया है, और कोई भी चीज़ जो हम प्लान कर रहे हैं उसमें जो भी हम टीम डेवलप करें उसमें कोई ना कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। राइट सर, तो मैं सेम क्वेश्चन ही अमित सर के पास ले जाना चाहूँगा, क्योंकि प्रोबेबली अभी तक से सर मैंने तो डिज़ाइन को सिर्फ ऐसे ही देखा था कि UI UX है स्टार्टअप्स के कंसेप्ट में, और जो ट्रेडिशनल जैसा सर ने बजाया कमरा डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर फैशन डिज़ाइन कर रहे हैं। करेंटली हम लोग यूपी में स्मार्ट सिटीज़ डेवलप कर रहे हैं और वो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सर ने जैसा बताया कि फ्यूचर के अंदर हम सिटीज़ भी डिज़ाइन करने वाले हैं, इसके अंदर स्टार्टअप्स के लिए भी स्कोप है अभी
रहते हुए अगर ये अभी से मिलना स्टार्ट हो जाए, इंटरेक्शन करना स्टार्ट हो जाए फ्यूचर को देखते हुए, राइट, तो उसमें भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस हैं। बिल्कुल दिव्यांशु जी, ये बहुत अच्छा आपने एक विषय उठाया है, डिज़ाइन का क्या रोल है, और वो भी खासकर स्टार्टअप्स में। क्योंकि अगर हम किसी भी स्टार्टअप की एक जर्नी देखें तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत होती है कि मुझे क्या नया बनाना है। हर एक स्टार्टअप के मन में रहता है कि मुझे कुछ नया करना है, तभी मैं आगे जाकर उसमें कुछ सक्सेसफुल हो पाऊँगा, मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दे पा रहा हूँ वो मेरा आगे मार्केट में जाएगा। तो नया करने के लिए उसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से या डिज़ाइन से शुरुआत होती है। और बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ के अंदर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और इन सारे अलग अलग टाइप के स्टार्टअप्स को अगर हम एक साथ जोड़ें तो जो हमारा स्मार्ट सिटीज़ का, और उसके बाद अगर हम विलेजेस पे भी जाएं तो स्मार्ट विलेज का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, और अगर हमें ये देखना है कि हमारी जो भी इकोनॉमी है इंडिया की वो ज़्यादातर गांव से, विलेजेस से जुड़ी हुई है, तो उनको भी हमें डेवलप करना है। तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज को भी अगर डेवलप करना है तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जो कोई हेल्थ में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, तो ये सारे सॉल्यूशंस जब एक साथ जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं इन सब के डिज़ाइंस एक दूसरे के साथ अलाइन जब होंगे, तब वो मिलके ओवरऑल एक बड़े सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे, और वहाँ से फिर हमारा जो स्मार्ट सिटीज़ का या स्मार्ट विलेजेस का कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आएगा। तो ये सारे डिज़ाइंस को कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ना पड़ेगा, इनका जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें लेकर आना पड़ेगा, और उसके लिए ये डिज़ाइन की बेसिक समझ हर एक स्टार्टअप फाउंडर को होनी चाहिए। और जो भी इनकी टीम है स्टार्टअप फाउंडर की, उसमें कहीं ना कहीं उनको एक ही एक्सपर्टाइज रखना पड़ेगा कि उसमें डिज़ाइन की समझ रखने वाले लोग हों, ताकि जब अलग डिज़ाइन बन रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक चीज़ डिज़ाइन की है तो वो मेरे सिस्टम के अंदर फिट नहीं आ रही है दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो आज की डेट में इंटीग्रेशन और मल्टी डिसिप्लिन का टाइम है, यहाँ पर कोई भी अपने एक स्टार्टअप को या अपने प्रोडक्ट को अलग से लेकर नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं सभी को एक साथ जुड़ना है और ओवरऑल एक बड़े सिस्टम को बिल्ड करना है, तो वहाँ पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और शारदा यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हमारा इसी चीज़ के ऊपर फोकस है, जो हमारा स्कूल ऑफ डिज़ाइन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट्स को लेके चलता है। तो उसमें आर्किटेक्चर का पार्ट भी है, लैंडस्केपिंग का पार्ट भी है, देन प्रोडक्ट डिज़ाइन भी है, फैशन डिज़ाइन भी है, जहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर काम हो रहा है कि आप सस्टेनेबल क्लोथिंग में कैसे जा सकते हैं, कलर्स डाइज में केमिकल का इस्तेमाल कैसे कम से कम हो, नेचुरल फैब्रिक के ऊपर कैसे जाएंगे। तो देन इंटीरियर डिज़ाइन का पार्ट भी उसके अंदर है कि कैसे आप, जैसे सर ने बोला कि कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर पाएँ, कैसे मैक्सिमम फीचर्स फैसिलिटीज़ आप दे पाएंगे। ये सिर्फ घरों में ही नहीं है, फैक्ट्रीज़ भी जो आ रही हैं आने वाले समय में, जो इंडस्ट्रीज़ होंगी या छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, ऑफिसेज़ होंगे, तो वहाँ पर भी उनको बहुत कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो स्पेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके देन एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आना, तो इसके अंदर डिज़ाइन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही। तो जहाँ तक मैं समझा अपनी जर्नी के अंदर, मैं आज तक हमेशा ये सुनता था कि टेक्नोलॉजी विल चेंज द रूलर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द रूलर शेप ऑफ इंडिया, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो हो सकता है फास्टर जर्नी को कर पाए। तो वो दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट है सर, राइट, कम्प्लीमेंट इज़ द राइट वर्ड, हाँ जी, जो है। और सर सेकेंडली हम लोग आगे जाते हुए ये जानना चाहेंगे कि आप इंस्टीट्यूट में जैसे काम कर रहे हैं अभी, तो आपने डिज़ाइन और स्टार्टअप का कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप बताना चाहें अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, की डिज़ाइन से रिलेटेड कोई नया स्टार्टअप ने आगे किया हो आपके नीचे, आपके इंस्टीट्यूट्स के अंदर। यूँ तो हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने पिछले 6 महीने में एक स्पेशली एक सेगमेंट सिलेक्शन किया, एंड दैट सेगमेंट इज़ टॉय एंड गेम्स डिज़ाइन। तो यहाँ भी हमने एक पर्टिकुलर फ्रेम फिट किया कि वी शुड डिज़ाइन द गेम्स only for the kids which are from 3 to 6 years, because in our new national education policy the government has envisioned a new concept, that is बाल वाटिका। तो बाल वाटिका जो कंसेप्ट है उसमें 3 से 6 साल के बच्चों को खेल के साथ साथ हमको पढ़ाना है। तो ये जो पढ़ाई का जो मॉडल है वो उसमें 3 डायमेंशंस मेनली हम कवर करते हैं। पहला डायमेंशन जिसको हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, यानी ब्रेन से किए जाने वाले काम, जिसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं। दूसरा साइकोमोटर डोमेन स्किल्स, यानी कि इंद्रियों से किए जाने वाले काम, जिसको हम कर्म योग की श्रेणी में रखते हैं। और तीसरा अफेक्टिव डोमेन स्किल्स, यानी कि भक्ति योग, जैसे हृदय से किए जाने वाले काम। तो हमको 3 से 6 साल के बच्चे को इथिक्स भी सिखाना है, उसको अपनी इंद्रियों को प्रॉपर प्रयोग करना सिखाना है, और साथ ही उसकी बौद्धिक सोच को भी डेवलप करना है। तो क्योंकि ये खेल खेल में सिखाना है, इसलिए खेल का ऐसा डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है।
तो हमने 14 विशेष रूप से ऐसे बच्चों को तैयार किया जो है, जो इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। और इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट कि हमने 4 महीने के अंदर ही जो गेम्स डेवलप किए वो बाल वाटिका के तीनों स्टेजेस के लिए डेवलप किए। स्टेज 1 3 से 4 साल, स्टेज 2 4 से 5 साल, स्टेज 3 5 से 6 साल। तो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है वो 3 से 4 साल में अलग होती है, 4 से 5 में अलग होती है, 5 से 6 में बिल्कुल अलग होती है। तो उनकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने 14 गेम्स डिज़ाइन किए। एंड आई फाइंड इट वेरी फॉर्चुनेट टू से कि वो सारे के सारे गेम्स जो बच्चों ने इवॉल्व किए वो उस उम्र के बच्चों पर जाकर उन्होंने टेस्ट भी किए। और आई फील वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि बच्चों ने स्लम एरियाज़ में जाके जो है वो टॉयज़ एंड गेम्स जो है जो उन्होंने डेवलप किए, और उस उम्र के जो बच्चे उन्होंने 15-20 बच्चे इकट्ठे किए और उन बच्चों को जो है वो खेलने को दिया, जिससे कि एक्चुअली उस खेल को वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसको पूरा किया। एंड फाइनली आफ्टर द कंक्लूजन हमने उन सभी को IPR के लिए, चाहे वो डिज़ाइन के माध्यम से या पेटेंट के माध्यम से, प्रोटेक्शन के लिए प्रोसेस चालू किया है। इसी बीच में हमने कुछ कंपनियों को जो ऑलरेडी टॉयज़ एंड गेम सेक्टर में काम करती हैं, टॉयज़ बनाती हैं, उनको भी वो प्रोडक्ट्स हमने शोकेस किए। तो इट इज़ ए वेरी डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी टू शेयर कि उनमें से एक कंपनी ने कहा कि इनमें से 2 प्रोडक्ट्स तो मैं चाहूँगा कि मैं कल ही प्रोडक्शन के लिए मुझे मिल जाएँ, तो मैं कल से ही प्रोडक्शन करना चाहूँगा। और जो लोग 20 साल से जो है इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और टॉयज़ की बारीकी को समझते हैं, उनको जब हमने शोकेस किया तो दे वर हाईली डिलाइटेड कि आपने ये जो मतलब गेम्स डिज़ाइन कराएँ दे आर ऑसम। और हमारा मकसद ये है कि अगर एक बार हमको इनसे IPR प्रोटेक्शन मिल जाता है तो न केवल हम इन कंपनियों के साथ उन प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाएंगे, इससे बच्चों को भी कुछ आमदनी होगी। आज की तारीख में आइडिया इज़ मनी। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप फैक्ट्री लगाएं तभी आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। अगर आपके पास अच्छे पेटेंट्स हैं, अच्छी डिज़ाइन कॉपीराइट्स हैं, तो आप कंपनियों के साथ जो है रॉयल्टी पर काम कर सकते हैं। सो यू कैन मेक मनी आउट ऑफ योर ओन विज़न। तो स्टूडेंट्स ने उसी कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और अभी वो अपने सारे जो गेम्स उन्होंने डेवलप किए उनको IPR के थ्रू प्रोटेक्ट कराने के प्रोसेस में है। एंड सून वी विल साइन MOUs विद द कंपनीज दोज हु वांट्स टू मैन्युफैक्चर दोज टॉयज़। और सबसे बड़ा ये जो हमारी इसमें वो है कि हम चाहते हैं कि जब ये बाल वाटिका कंसेप्ट गांव के लेवल पर इम्प्लीमेंट हो तो वहाँ हम स्ट्रगल ना करें, क्योंकि ये समझना बड़ा मुश्किल होता है एक आम टीचर के लिए जो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है चिल्ड्रन साइकोलॉजी पर, कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या होगी और उसे कैसे किस उम्र में क्या सिखाना है। लेकिन अगर वेल डिफाइंड गेम है जैसे हमने बनाए हैं और टेस्ट किए हैं हमने कि ये स्टेज 1 के लिए है, यानी 3 से 4 साल का बच्चा इसको यूज़ करेगा, तो टीचर्स के पास भी एक ऐसे गेम्स का सेट होगा जहाँ पर जो है वो खेल खेल में बच्चों को ये स्किल्स दे पाएंगे जो है। दूसरा, अगर ये 14 गेम्स जैसे अभी हमने IPR प्रोटेक्शन किया है तो ये कल्चर में शिफ्ट होगा। अभी क्या है कि ये मतलब ये पहला प्रयोग था कि 14 बच्चों ने ही गेम डिज़ाइंस में पार्टिसिपेट किया और 14 के 14 बच्चे उसको IPR लेवल तक लेकर आए हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर बीइंग वेल एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री। सो आई फाइंड कि आने वाले टाइम में ये एक कल्चरल शिफ्ट होगा। मतलब डिज़ाइन जो है जैसे अभी तक हम देखते थे कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखते थे, अब हमने इसे कन्फाइंड पर्सपेक्टिव में लाया कि एक पर्टिकुलर डोमेन जैसे टॉयज़ एंड गेम्स को हमने पिक किया। तो दिस इज़ द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अदर सेक्टर्स नाउ, कि जो बच्चे डिजिटल ट्विनिंग में काम करना चाहते हैं दे शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप सच प्रोडक्ट्स। जैसे वो एक शहर या एक गाँव से शुरू करें, सर ने जैसे कहा कि स्मार्ट विलेज की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे हम विलेज से ही शुरू करें, but we should develop a perfect model which can be replicated so that the startup company can get opportunity to convert their product in a commercially viable product. So I find that because the test is successful, so tomorrow the same roadmap can be followed for नहीं सर, other इंडिजीनियस टॉय मार्केट तो PM सर का भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और सपना है। और जैसे तो बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी। हमारे साथ जो सोनू शारदा के श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं आसपास के रीजन के, तो मुझे लगता है टॉय सिटी के नाम से ग्रेटर नोएडा बहुत ज्यादा जाना जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर आ गया, इंडस्ट्री सेक्टर है। तो आसपास के रहने वाले जो लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, टॉय इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं, तो शायद उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि बहुत सारे डिजाइन ऐसे तैयार हैं और जो मार्केट में आने के लिए तैयार है, फील्ड में टेस्ट कर लिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजाइन बनाया, गेम बनाकर उसको टेस्ट भी किया गया है। तो मुझे लगता है अगर उसमें से कोई भी ऐसे लोग हैं जो उसको आगे लेके जाना चाहते हैं तो जरूर हमारे माध्यम से अगर सुन रहे हैं तो आपसे संपर्क करेंगे।
तो सेकेंडली सर, आफ्टर टॉय, जो ये मेरा दोनों से है आपसे कि हमने स्टार्टअप पे थोड़ी बात करी, अभी हमने थोड़ी टॉय इंडस्ट्री पे उस पर बात करी। डिज़ाइन का इंडस्ट्री जो हार्डकोर इंडस्ट्री है, जैसे गवर्नमेंट का हमारा दूसरा मोटिव भी है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है और हम चाहते हैं कि नए नए डिज़ाइंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया में आए, इंडिया में ही नई मशीनें बने, कोई नहीं, हमें किसी भी चीज़ के लिए शायद बाहर आउटसोर्स ना करना पड़े। तो डिज़ाइन सर उसमें कैसे अभी काम कर रहा है? आप उसमें कुछ चेंज देख पा रहे हैं? पीपल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोग अभी भी रेडी हैं कि हम बाहर से ही मशीनों को आउटसोर्स कर लें, या फिर इंडिजीनियस मशीनों में फोकस है? हमने एक नई शुरुआत की और एक नई प्रैक्टिस डेवलप की है, जिसमें हमने यहाँ गौतम बुद्ध नगर में इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें तकरीबन 500 कंपनियां हैं। तो उनके साथ हमने एसोसिएट किया और उनकी समस्याओं को पहले हमने समझा कि व्हाट एक्चुअली दे आर फेसिंग। तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर कंपनियां एमएसएमई सेक्टर की हैं, तो न तो उनके पास हायर एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ना ही उनके पास हायर एंड मैनेजरियल स्किल्स के लोग हैं। क्योंकि कंपनी के पास बजट कम होता है, तो जो बजट है वो मेनली मशीन्स और लेबर पर ही यूटिलाइज होता है, और इसी वजह से ये कंपनियां जो है लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर पाती हैं। तो हमने यहाँ पर इस गैप को ऑब्जर्व किया और इस एसोसिएशन के साथ अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम चलाया, जिसका नाम हमने दिया कर कमलम। तो कर कमलम में हमने क्या किया कि कंपनी को ही कहा कि जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग मेथोडोलॉजी है, उस पर आप हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दीजिए, और उस ट्रेनिंग के बाद उन स्टूडेंट्स को अपने यहाँ कुछ समय इंटर्नशिप का ऑप्शन दीजिए। जब वो इंटर्नशिप कर लेंगे तो उन स्टूडेंट्स को आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी पता होगा, प्रोसेस के बारे में भी पता होगा, व्हाट मटेरियल यू आर यूजिंग, मटेरियल के बारे में भी पता होगा, और कहाँ कहाँ कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है वो बच्चे जान पाएंगे। तो स्टेज 3 में हमने उन बच्चों को फिर कंपनी के साथ अलाइन किया कि अब आप उसी प्रोडक्ट को दोबारा से रिडिफाइन करिए, और इस बार जो डिफाइन करेंगे वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट के एंगल से डिफाइन करेंगे। सस्टेनेबिलिटी के लिए हमने उसमें बच्चों को पहले क्वाड्रुपल बॉटम लाइन अप्रोच हमने बाकायदा सिखाया है, जिस अप्रोच में हम 4 डायमेंशंस पर काम करते हैं, 4 पीस पर काम करते हैं, जिसमें पहला पी जो है वो प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट कंपनी का मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा हमने प्लैनेट, यानी कि कोई ऐसा वो ना हो जिससे पृथ्वी को नुकसान पहुंचे। तो आप जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कोई बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको आप कीजिए। हम मटेरियल को जो है कम यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा कोई मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो है जो समय के साथ अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो आप उस मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। तब फिर तीसरा हमने डायमेंशन लिया पीपल, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मत बनाइए जिसमें, जैसे अभी सर ने बात की कि केमिकल हैजार्ड्स जो है आजकल काफ़ी सारे मतलब इंडस्ट्री में जो है फर्टिलाइज़र, केमिकल्स वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं वो आम आदमी की सेहत पर असर डाल रहे हैं। तो जो भी आप कंपनी का प्रोडक्ट जो है रीडिफाइन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में कोशिश करिए कि वो पीपल के लिए भी हार्मफुल ना हो। और चौथा, द पर्पज शुड बी वेल डिफाइंड। तो ये 4 पीस को लेकर हमने बच्चों को सिखाया कि अब आप उन्हीं कंपनियों को जो पहले से प्रोडक्शन कर रहे हैं और पहले से उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, उनके प्रोडक्ट्स को दोबारा से बनाइए, और इस बार कोशिश करिए कि वो कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो आपके साथ मिलकर बना रहे हैं, वो किसी न किसी IPR से प्रोटेक्टेड भी रहे। यानी कि कंपनी जो है वो उस प्रोडक्ट को अगर यूज कर रही है, तो अगर उसकी लिमिटेशन ये है कि उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, छोटी कंपनी है, और उसने आपके साथ मिलकर एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो कंपनी जो है वो अपने उस प्रोडक्ट को, जो उसका IPR उसके पास है, किसी दूसरी कंपनी के साथ रॉयल्टी पर शेयर कर सकती है। तो ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जिसमें स्टूडेंट जो है पढ़ने के साथ साथ पैसा कमाना सीख रहे हैं, और क्योंकि उस समय बहुत क्रिएटिविटी होती है बच्चों के माइंड में, तो वो रोज़ नए नए डिज़ाइन सोचते हैं, और वो कंपनी के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। तीसरी बात, जो थोड़ा सा खर्चा आता है जो है IPR करने में, उसके लिए जो है जो हमने जो पेटेंट पर हमने कंसल्टेंट हायर किए हैं, वो अपनी मदद करने को तैयार हैं कि अगर बच्चा स्टार्टअप कंपनी शुरू करता है तो गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम कोई प्रोफेशनल फीस उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं जो है, तो इस वजह से आसानी से आप IPR पर भी जा सकते हैं, चाहे पेटेंट हो या डिज़ाइन हो। और जो कंपनियां हैं अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो हमारा सोचना ये है कि जो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोग विशेष रूप से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर अपना नया कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं।
क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम कम्पीट करना चाहते हैं तो हम कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से नहीं कर सकते। राइट। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट और चेंज होने वाली है। अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर जो है साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। यानी कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन एक कंट्री में हो रहा होगा, वैलिडेशन दूसरे कंट्री में हो रहा होगा और मैन्युफैक्चरिंग तीसरे कंट्री में हो रही होगी। मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रही होगी जहाँ कंजम्पशन होना है। तो अभी जो डिज़ाइनर का रोल है वो बहुत वाइड होने वाला है। डिज़ाइनर को प्रोडक्शन जो डिफाइन करना पड़ेगा वो इस हिसाब से करना पड़ेगा कि दुनिया के किसी भी कोने में उसे रेप्लिकेट किया जा सके। तो ये बड़ा बदलाव का दौर है और यहाँ पर हर एक मतलब आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो डिज़ाइनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन ना करके ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन करने पर आ जाती है। राइट सर। तो सर अमित सर तो IIA के साथ पहले से काम कर रहे हैं, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ। हमने जब भी उनको सर अप्रोच किया है, मैंने खुद पर्सनल कैपेसिटी में, तो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता था कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज कर सकते हैं, कुछ ईजीमेंट कर सकते हैं। ये डिज़ाइन का सर से सुन के सर मुझे ऐसा लगा, और उन्होंने बोला कि एट दी एंड मैन्युफैक्चरिंग तो उधर ही होएगी जहाँ पे कंजम्पशन होएगी। दैट मीन्स इंडिया कि भाई हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ सकती है, ईजिली आउटसोर्स हो सकती है अगर हमारी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन दोनों पिलर्स जो ये है एक साथ MSME और MSME में काम करें। इस क्वेश्चन को मैं पिक करना चाहूँगा। देखिए, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 2016 की बात है। एक बच्चा, मेरा एक स्टूडेंट जो है वो उसने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफ़ी सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं जो हम किराए पर मंगाते हैं, है ना, विदेशों से किराए पर मंगाए जाते हैं और उसके लिए एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट हम लोग रेंट पे करते हैं। तो क्यों ना इस इंडस्ट्री को टैप किया जाए और हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देश में बनाएं। तो उस बच्चे ने एक कंपनी के साथ मिलकर जो है अपना जो है स्टार्टअप शुरू किया एंड बेसिकली ही वाज डूइंग एज ए वेंडर। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप जो है इसको बड़े पैमाने पर करिए और फॉर्चुनेटली ऑन माय सजेशन दैट गाय शिफ्टेड टू IIM लखनऊ एक्सटेंशन सेंटर एट नोएडा। तो वहाँ सर उसको जो है वो वर्क कल्चर मिला और जो FPM के कुछ स्कॉलर्स थे जो है उन्होंने भी उस कंपनी को थोड़ा गाइड किया, मेंटोर किया एंड फाइनली इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जब स्टार्टअप समिट हुआ तो उसमें उसके प्रोडक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला एंड दैट वाज द गेम चेंजर। अभी वो कंपनी जो है 300 के करीब प्रोडक्ट्स बनाती है। इन 6 years ऑफ स्पैन दे हैव डेवलप्ड मोर देन 300 प्रोडक्ट्स एंड आई फील वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट दे हैव स्टार्टेड देयर ब्रांच एज टेक्सास। Because the company, the founder Bhuvnesh Sharma, he shared with me that sir, in India we are having 70,000 kilometers long pipelines, but in both America and Canada, the length of the pipeline is more than 150,000 kilometers. So we have more business opportunities there, and today we have the capability to cater because we have developed that level of industrial satisfaction. अभी 1-2 महीना पहले ही जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप का समिट हुआ उसमें उनकी कंपनी को बेस्ट स्टार्टअप इन पेट्रोलियम सेक्टर का अवार्ड भी मिला है और फॉर्चुनेटली आज उनकी कंपनी में ONGC भी का शेयर भी है, गेल का शेयर भी है, VDT पाइपलाइंस के नाम से जो कंपनी है। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि जो कंपनी जिसको हमने थोड़ा सा सपोर्ट किया और एक निश एरिया में किया, पाइपलाइन इंडस्ट्री वाज नॉट सपोज टू बी ए कॉमन एरिया फॉर एवरीवन, बट दैट गाय भुवनेश शर्मा वाज हैविंग एक्सपीरियंस इन दैट एरिया व्हिच ही यूटिलाइज्ड एंड टुडे बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ही इज हैविंग सच ए बिग कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट्स कि आज हम अपने देश में भी प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो विजन है हमारा स्टार्टअप्स के पीछे वो यहाँ मेटेरियलाइज होता दिख रहा है। तो मैं दूसरे स्टार्टअप जिनको भी मैं मेंटोर कर रहा हूं उन सबको भी मैं यही कहता हूं, डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू ए लोकल एरिया। जब तक आपके दिमाग में ये सोच नहीं आएगी कि मुझे इंटरनेशनली compete करना है, मुझे ग्लोबली अपने लिए स्पेस बनाना है, क्योंकि जो भी स्टार्टअप जिन्होंने नाम कमाया है वो सब वो हैं जिन्होंने ग्लोबली अपनी प्रेजेंस को शोकेस किया है। तो पहले दिन से ही हमको ये थॉट प्रोसेस भी बनाना पड़ेगा कि हम टाइम स्पेंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, टाइम के साथ 5 साल में 10 साल में हम कितने साल में इंटरनेशनली अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर पाएं। श्योर सर।
सर सेम क्वेश्चन आपके पास ले जाऊंगा, बस एक ऐड और उसमें कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा आप इसके चैलेंजेस के बारे में भी अगर बता पाएँ कि ये जो डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कराना है मैन्युफैक्चरिंग ऐसे में के लिए, इसके कुछ अर्ली चैलेंजेस हो जिसको हमें सॉल्व करने। ज़रूर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आऊँगा। लगता है एक छोटा सा ब्रेक हम हमारे सोनू शारदा के श्रोताओं के लिए लेते हैं। श्योर, फिर हम जल्दी इस चर्चा के ऊपर वापस आएंगे। श्योर सर। सो सभी दर्शकों का दोबारा वेलकम। और अभी लास्ट क्वेश्चन हम पुट कर रहे थे अमित सर से। सो जो डिज़ाइन चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के बीच में, और जो चैलेंजेस हमें इस इंटीग्रेशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन करने के लिए आगे आ सकते हैं, उस चैलेंजेस से कुछ हमें फेस टू फेस करा सके बच्चों को कि पता लगे कि क्या क्या आगे फ्यूचर में हो सकते हैं। डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके अगर हम फाइनली प्रोडक्ट तक जाने की बात अगर हम करें तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा एक वाइडर हमें एक एस्पेक्ट देखना है जो डिज़ाइन थिंकिंग जिसको बोला जाता है। तो डिज़ाइन थिंकिंग एक कॉन्सेप्ट ऐसा आता है, वैसे तो जो थ्योरी में पढ़ाया जाता है, सिलेबस में भी बहुत लोग पढ़ते हैं, डिज़ाइन वाले लोग भी पढ़ते हैं कि एक 5 स्टेप प्रोसेस है जहाँ पर आपने कुछ कॉन्सेप्ट आइडिया से स्टार्ट किया और फिर अल्टीमेटली करते 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 फाइनल पूरा प्रोडक्ट आपने बनाया। तो वो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के अंदर जब कोई भी स्टार्टअप जाएगा तो वहाँ पर उसे समझ में आएगा कि मैं जो भी बनाने जा रहा हूँ वो क्यों बनाने जा रहा हूँ, किसके लिए बनाने जा रहा हूँ, और उसके हिसाब से फिर उसको वो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की बात करेंगे प्रोडक्ट के अंदर डिज़ाइन से शुरू करते हुए, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक स्टार्टअप को ज़रूर सोचना चाहिए और उसकी नॉलेज उनको होनी चाहिए। तो वहीं से उन्हें समझ में आएगा कि मेरा जो एंड यूज़र है, जो भी कस्टमर है, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी वो प्रॉब्लम एरियाज़ क्या है जिसके ऊपर उन्होंने स्टार्टअप पूरा शुरू किया है, और उस प्रॉब्लम एरिया के हिसाब से, उस यूज़र के हिसाब से ही हम अपना पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। ऐसा ना हो कि मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी लगा दी कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली गई और मेरा जो एंड यूज़र या कस्टमर है वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, या मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी जो यूज़ करने में बहुत डिफिकल्ट है, तो एक जो हम यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट या सर्विस की बात करते हैं वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए इस हिसाब से, और ये सारी जब हम मैपिंग करते हैं तो इसी को कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात हम करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ, जब मैं डिज़ाइन फेज से ही ये सारी चीज़ें लेके चलूँगा कि अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी उसके यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, क्या वो उसको कंफर्टेबली अफोर्ड कर पा रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट आपको क्या देना है, कहीं वहाँ पर मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है जिसका मैं बाद में सपोर्ट ही नहीं दे पा रहा हूँ, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसको कोई रिपेयर करना है, ठीक करना है, वो सपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज आ जाता है। तो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम उसको एक कम कॉस्ट के अंदर आफ्टर सेल सर्विस भी दे पाएँ। कोई भी यूज़र को अगर कोई आपका प्रोडक्ट यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एक होम यूज़र है या वो एक इंडस्ट्री में आपने कोई मशीन सप्लाई की, अगर आप उसको ये बोलते हो कि प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये पूरा वापस भेजो, हम ठीक करके आपको दोबारा देंगे, या उसकी इतनी कॉस्ट लगेगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ना तो वो आपका यूज़र सेटिस्फाई होगा और ओवरऑल जो भी बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, उसके बिजनेस को भी वो अफेक्ट करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी ज़रूर हमें देखना पड़ेगा। जी ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली जो अमित सर ने बात की जो है, तो आजकल स्टार्टअप जितने भी हैं उनको ये मेथोडोलॉजी समझना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी। मीन्स जैसे सर ने कहा कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यूज़र्स के लिए कितना यूजेबल है। अब कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे होता है, लेकिन वक्त से पहले हम उसे लॉन्च कर देते हैं, उसके लिए मार्केट प्रॉपरली डेवलप नहीं होता और प्रोडक्ट फेल कर जाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि प्रोडक्ट इसलिए फेल कर गया कि वो वक्त से पहले बनाए। दूसरी बार कई बार क्या होता है कि हम जैसे जो प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आया, हमने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, बाद में हमको पता चला, जैसे सर ने बताया, कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए था, कस्टमर की एस्पिरेशन कुछ और थी। तो अभी एक कंसेप्ट जो है वो जो हमको सबको सीखना पड़ेगा, दैट इज़ द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, है ना, मिनिमम वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट आज जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़े वाइडली यूज़ हो रहा है। अब आप देखिए कि एक कार आती है मार्केट में जो है, और उस कार के आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि 27 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं सेम कार के जो है, और जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो X प्राइस से 2X प्राइस तक है। तो द सेम कार इज बीइंग ऑफर्ड विद मल्टीपल ऑप्शंस। तो जैसे सर ने कहा कि उसकी यूजेबिलिटी के हिसाब से हम उसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, या जो डिज़ाइनर का पार्ट है, जैसे अभी तक आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, अभी हम डिज़ाइनर की बात कर रहे हैं। तो जो डिज़ाइनर है, कार में डिज़ाइनर्स आर प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल दीज डेज, क्योंकि कार में अब जैसे डैशबोर्ड है,
तो प्रीवियस डेज में ये था कि डैशबोर्ड जो है इंजेक्शन मोल्डिंग से बन के आते थे। अभी क्या हो गया कि जितनी प्रीमियम सेगमेंट कार्स हैं उसमें डैशबोर्ड आपकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग जो है 3D प्रिंटिंग से बनाया जाता है। तो हियर द डिज़ाइनर्स प्लेज ए वेरी वाइटल रोल कि हमको जो भी कस्टमर की एस्पिरेशंस हैं उनको कैसे फिट करना है उस कार के अंदर। तो जो कार है उसमें न केवल अब टेक्नोलॉजिकल फीचर्स का वो रह गया है, बल्कि कंफर्ट जोन के हिसाब से, एर्गोनॉमिकल फैक्टर्स के हिसाब से, यूजेबिलिटी के हिसाब से, अलग अलग प्रोफेशनल्स जो कार को यूज़ कर रहे हैं उनके प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए कार्स के इंटीरियर को रीडिफाइन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो रोल है वो डिज़ाइनर का रोल है। ये अलग बात है कि जितने पैसे में हमको उसको डिफाइन करना है, जितना उसका बजट है, उसको हमको रिवर्स इंजीनियर करते हुए यूज़र सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, क्योंकि अभी जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है उसमें इस चीज़ पर बहुत जोर है कि यूज़र एक्सपीरियंस शुड बी एक्सीलेंट। So by using the lean startup methodology, a new startup can pick up the market in any segment by considering these features। जैसा अभी सिंगल से ने बताया कि कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाना। अगर डिज़ाइन मेथोडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन थिंकिंग आप यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड हैव टू एम्पैथाइज विद द कस्टमर। तो ये एक बेसिक नीड बन गया है आज की तारीख में, जिसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजी एम्बेड करना, सर ने बिल्कुल सही कहा कि वेरिएंट्स बहुत सारे आपके प्रोडक्ट के हो सकते हैं, और लीन स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट लेके बिल्कुल तो आप बहुत सही आपने बात ये बताई, बहुत अच्छा आपने टर्म यूज़ किया कि लीन स्टार्टअप लेके आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके टेक्नोलॉजी में जो भी प्रोडक्ट आप फाइनली बनाना चाहते हैं उसमें हो सकता है 10 अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हो, तो कहाँ पर कितनी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के बाद वो मेरा MVP मार्केट में निकल के आ जाएगा और मुझे एक यूज़र एक्सपीरियंस और एक फीडबैक कस्टमर से मिल जाएगा, तो वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो डिज़ाइनर है उसको ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि आज मैंने एक डिज़ाइन बना दिया, मेरा MVP के अंदर 4 फीचर्स हैं, लेकिन 2 साल के बाद जब मैं इसके एडवांस वर्जन बनाऊंगा या जब मेरे इसके 10 वेरिएंट आ जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि मुझे वो पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो मुझे अपने आने वाले वर्जन्स के अंदर लेके आनी है, जो मुझे नए फीचर्स देने हैं या मुझे वेरिएबल फीचर्स देने हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस डिज़ाइन के अंदर फिट होने चाहिए। तो ये डिज़ाइनर को एक समझना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी वो उस चीज़ को समझ लेंगे और उसी हिसाब से स्टार्टिंग से वो इस टाइप का डिज़ाइन बना के चलेंगे, तो वो उनकी आने वाली प्रॉब्लम्स को आसान करेगा और आगे के कॉस्ट रिडक्शन में भी उनको हेल्प करेगा। तो ये वेट ना करें कि मैं 10 चीज़ें एक साथ लेकर फिर उसको मार्केट में लेकर जाऊंगा। तो लीन स्टार्टअप MVP लेकर एक मिनिमम सेट ऑफ फीचर स्पेसिफिकेशन के साथ उसको मार्केट में लेकर जाएं और देखें वो कस्टमर का, यूज़र का क्या उसका रिस्पॉन्स है, कैसा फीडबैक है, और उसके हिसाब से उसको अपग्रेड करते चले जाएंगे। लेकिन डिज़ाइनर को सारी चीज़ें एक साथ माइंड में रखनी पड़ेंगी, उसको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा। सर, जैसा कि हम लोग शो से पहले बात कर रहे थे, सर बता रहे थे कि ज़्यादा इनोवेशन पे फोकस करके थोड़ा इनोवेशन और थोड़ा इंक्रीमेंटल होके भी ज़्यादा वैराइटीज कस्टमर्स के लिए बनाई जा सकती है, उनको ज़्यादा ऑप्शन दिए जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इंक्रीमेंटल इनोवेशन से कर सकते हैं, आप एक मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। खास करके नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और हमने देखा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर कम और हम लोग हार्डवेयर प्रोडक्ट बेस्ड, SME ज़्यादा बेस्ड है, और हमारे यहाँ भी टैलेंट वही निकलता है जो सॉफ्टवेयर कम बनाता है और हार्डवेयर प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते हैं। और अगर ये 2 चीज़ें लोग, अगर इस शो के दौरान जो देखने वाले लोग हैं या लोग ज़्यादा बात को समझना स्टार्ट करें कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की जो शक्ल है वो पूरी बदल सकते हैं अगर हम एक अच्छे डिज़ाइन और एक टेक्नोलॉजी का अच्छा मिश्रण कर सके। तो सर, आप दोनों से ही लास्ट सवाल है मेरा कि इसका आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसा देख रहे हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, होम्स हर जगह पे इफेक्ट कर रहा है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए है या फिर सब ट्रेडिशनल डिज़ाइंस के लिए, अभी इंडस्ट्रीज़ को भी टच कर रहा है। पहले भी टच कर रहा था, शायद हमें नहीं पता था। जैसे सर ने अभी ऑटोमोबाइल का एक एग्जाम्पल दिया, उससे मुझे काफ़ी क्लियर हुआ कि कैसे हाउ द डिज़ाइन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल विद लिमिटेड टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, भारत में कहीं ना कहीं हमारी एक जो सोच है वो वर्तमान में जीने की है, और बचपन से हमको यही सिखाया जाता है कि भविष्य की चिंता छोड़ो, भूत का पश्चाताप न करो, वर्तमान में जियो। तो हमारी जो सोच है वो बचपन से इस तरीके से डेवलप हुई है कि हम वर्तमान में ही जीना चाहते हैं, और इसका नुकसान जो है वो इंडस्ट्री को होता है कि हमारा जो युवा है वो जिस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है या जो प्रोडक्ट वो डेवलप करना चाहता है वो वर्तमान ज़रूरत के हिसाब से करना चाहता है। जैसे अभी डॉक्टर अमित ने बात की जो है कि आप आने वाले 2 साल के बाद अपने प्रोडक्ट में क्या इंटीग्रेशन करेंगे, वो आज आपके दिमाग में होना चाहिए,
क्योंकि आप रोज नया प्रोडक्ट नहीं डिफाइन करेंगे, आप उसी प्रोडक्ट को रिडिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि अभी हम इंडस्ट्री 4.0 के एरा में हैं और इस एरा में हमने करीबन 9 टेक्नोलॉजीज़ को पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया। लेकिन अभी भारत में हम अगर देखें तो हम काफ़ी पीछे खड़े हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ में अभी भी काफ़ी रेजिस्टेंस है और अभी भी हम जो है लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करने के विषय में ही सोचते हैं। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी अगर हमको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न करना ही पड़ेगा। जैसे क्लाउड है तो अब वी कांट इग्नोर क्लाउड टुडे, चाहे वो जैसे अभी एम्पैथाइज करने की बात चल रही थी, तो एम्पैथाइज करने के लिए अभी कंपनियां एआई का प्रयोग करके बेसिकली वो डेटा कलेक्ट कर रही हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में हम उस लेवल पर उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें यही नहीं पता चल रहा है कि मार्केट में जो चेंज आ रहा है, जैसे फाइनेंशियल्स चेंज हो रहे हैं लोगों के, तो उनकी एस्पिरेशंस कैसे बदल रही हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहते हैं। तो अभी एआई के माध्यम से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इसको कर रही हैं। तो ये डिज़ाइनर्स के लिए भी डिजिटल वर्ल्ड जो है इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट दे शुड ट्राई टू कलेक्ट द बेस्ट फीडबैक व्हाट द एस्पिरेशन इज़। देन आईओटी जैसे अभी काफ़ी बहुत ही कॉमन हो गया है अब जो है, लेकिन अभी हमारे देश में आईओटी का एप्लीकेशन उतना ज़्यादा नहीं है। अभी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बहुत ही मतलब बेसिक अभी हमने यूसेज शुरू किए हैं, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया कि हर कोई इसे इस्तेमाल कर पाए अभी। तो अभी हमको अपने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन हम कर रहे हैं, चाहे वो जैसे अभी देश में जो है एक नई पॉलिसी आई है, न्यू जियो स्पैटियल पॉलिसी। तो पूरे भारत को हम लोग डिजिटली मॉनिटर करने वाले हैं। ज़मीन का एक एक इंच टुकड़ा जो है वो डिजिटली मैप होने वाला है और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज़ बननी है। But it is very unfortunate that we don't have many companies those who are working in these areas. जैसे सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब आज भी सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना समझते हैं, ना तो वो नए मटेरियल्स डिज़ाइन करने में आगे आते हैं और ना ही नई टेक्नोलॉजी। अब जैसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का अभी तक जो है हम जो यूज़ कर रहे थे वो केवल कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट्स डेवलप करने के लिए कर रहे थे। अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत वाइडली जो है मेटल पार्ट्स के लिए यूज़ होने लगा है। लेकिन चाइना में ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड टू मेक बिल्डिंग्स यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारे देश में भी आने वाले टाइम में ये होगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि हम केवल बिल्डिंग्स यूज़ करने के लिए मतलब बनाना चाहते हैं या हम वो मशीनें डेवलप करना चाहते हैं जो प्रयोग की जाएंगी। तो अभी हमको अगर भारत को विश्वगुरु वाकई बनाना है तो हमें अपने कर्तव्यों को ठीक से समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को आने वाले 10 साल के बाद क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए देखना चाहते हैं, क्या बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि हम ड्राइवर्स बनाना चाहते हैं या कार बनाना चाहते हैं। तो अगर हमें अपने बच्चों को कार बनाना सिखाना है तो हमें उन्हें मटेरियल्स भी सिखाना पड़ेगा, प्रोसेस भी सिखाना पड़ेगा और उसकी हर कंपोनेंट की यूटिलिटी कैसे है और उनकी कनेक्टिविटी कैसे है ये सब सिखाना पड़ेगा, चाहे वो डिज़ाइनर के पार्ट पर हो चाहे टेक्नोलॉजी के पार्ट पर हो। क्योंकि अभी क्या है कि अभी दोनों अलग अलग नहीं चल सकते। अभी जो काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी कंपोनेंट हैं दे आर इन्फ्यूज्ड इनटू द डिज़ाइन ऑफ द कंपोनेंट। मतलब हमको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो देखने में बिल्कुल साफ सुथरा हो। तो बहुत सारी जैसे कहीं पहले वायरिंग्स दिखाई देती थी, आजकल आपको कहीं कोई वायरिंग दिखाई नहीं देती है। क्योंकि जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो बिल्डिंग डिज़ाइन करते समय हम पूरे वायरिंग कंड्यूट्स, पाइपलाइन कंड्यूट्स, सारी कंड्यूट्स जो जैसे अभी हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करना है तो उसके कंड्यूट्स भी हम पहले से डिफाइन करके रखते हैं। तो ऐसे ही हमको ये समझना और समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को जो है कि आने वाले 10 साल में आईओटी हर जगह होगा, हर डेटा क्लाउड पर होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत बन जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया साइबर फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स जो है वो एक रियलिटी होंगे। हम हर आदमी के हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट बना रहे होंगे और फिर भी मास प्रोडक्शन कर रहे होंगे। और तीसरी बात ये कि अगर हमारे पास डिमांड जो है वो बॉम्बे से आ रही है तो हम बॉम्बे में ही वेंडर ऐसा तलाशेंगे जो है जो बॉम्बे में ही बस मैन्युफैक्चर कर दे। डिज़ाइनर जैसे अभी आपने कहा हमारा फैशन डिज़ाइनर यहाँ बैठ के डिज़ाइन करेगा, लेकिन वो इस तरीके से डिज़ाइन करेगा जिसमें मशीन्स भी स्पेसिफाइड हैं, मटेरियल भी स्पेसिफाइड है और प्रोसेस भी वेल स्पेसिफाइड है। तो दैट कैन बी रेप्लिकेटेड एट एनी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। हमारे बच्चों को भी आने वाले टाइम में जो अपने स्टार्टअप्स खड़े करने हैं उनके प्रोडक्ट्स को इसी प्रकार से प्लान करना पड़ेगा। ये तरीका हम सोचें कि अभी हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर सपोज करिए गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल एरिया में हम प्रोडक्शन करते हैं और फिर सोचें कि हम उस माल को हम एक्सपोर्ट करेंगे न्यूयॉर्क में जो है,
तो आज की तारीख में एक्सपोर्ट में बहुत सारे कॉस्ट वैसे ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, तो दूसरे काफ़ी सारे टैक्सेशंस बढ़ जा रहे हैं। तो इट इज़ ए बेटर वे कि वो जो हमारा यहाँ का स्टार्टअप है वो वहाँ किसी स्टार्टअप या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर ले, डिज़ाइन यहाँ से कर ले, लेकिन उस डिज़ाइन का IPR जो है वो होना चाहिए, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को किसी भी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ प्रोड्यूस करें। ये मॉडल अगर आप देखें तो अभी डिफेंस सेक्टर में हमारे देश में काफ़ी यूज़ हो रहा है, बट आई एम वेरी सॉरी टू से हमारे अपने देश की इंडिजिनियस कंपनियाँ विदेशों में जाकर कहीं कोलैबोरेट नहीं कर पा रही हैं। तो अभी ये क्योंकि इंसेप्शन स्टेट में है, धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये देखने को मिले। अभी हमारे देश में जैसे ड्रोन सेक्टर काफ़ी इंप्रूव कर रहा है, काफ़ी सारे बच्चे ड्रोन सेक्टर में जो है अपना स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं। और अभी क्योंकि इसमें बहुत पॉलिसीज़ नहीं वेल डिफाइंड थी, इसलिए मतलब प्रॉपर रोड मैप नहीं था। अब नई पॉलिसी आ गई है, ये पर्टिकुलर पॉलिसी, तो अब बच्चों को ये पता होगा कि उनको क्या क्या लाइसेंसेस लेने होंगे और क्या क्या प्रोडक्शन वो कर सकते हैं, क्या चीज़ें लीगली अलाउड हैं हमारे देश में, क्या नहीं अलाउड हैं। देन अगर उनके पास IPR प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स को बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो ख़रीदना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि मार्केट केवल अपना देश नहीं है, विश्व के डिफरेंट कॉर्नर्स में हमारे लिए मार्केट एग्जिस्ट करता है। तब हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जो एसोसिएशन या कोलैबोरेशन की हम बात कर रहे हैं ये केवल अपने देश में या लोकल लेवल तक ही सीमित ना रहे, और इसको जितनी जल्दी हो सके हमें जो है ग्लोबल लेवल पर ले जाना पड़ेगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, और जैसा हम कहते हैं द ग्लोब इज़ नाउ ए विलेज। तो हमको भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री जो यहाँ बैठी हुई है, जो स्टार्टअप है, उसको कैसे हम ग्लोबली कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ जो इंडस्ट्री है उसके पास क्या फीचर्स हैं या क्या टेक्नोलॉजीज़ है जो हम यहाँ से वहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन वहाँ करा कर वहाँ कैटर कर सकते हैं। तो ये स्टार्टअप्स के लिए एक नई तरीके का डायमेंशनल शिफ्ट होगा जो अगले कुछ सालों में एक रोड मैप की तरह काम करेगा, और सभी सेक्टर्स में एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, चाहे वो फिल्म एंड डिज़ाइन का सेक्टर हो, चाहे वो सिविल से रिलेवेंट सेक्टर्स हों, चाहे प्रोडक्शन से रिलेवेंट सेक्टर्स हों। तो एवरीवेयर द अपॉर्चुनिटी इज़ एबंडेंटली अवेलेबल। और जैसे मैंने डिजिटल ट्विनिंग की बात करी, पूरा ग्लोब अभी डिजिटल ट्विनिंग का वेट कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही शहर हैं पूरे विश्व के जो है जो डिजिटल ट्विन के माध्यम से डेवलप किए गए हैं। और अगर हम आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेंगे, नए हमारे स्टार्टअप्स नहीं आएंगे या पुरानी हमारी जो कंपनियां हैं वो बड़े पैमाने पर इसको अडॉप्ट नहीं करेंगी, तो फिर क्या होगा कि हम एक बार जो है शहर को डेवलप करेंगे, फिर डिसमेंटल करेंगे और फिर डेवलप करेंगे। तो ये पाइपलाइंस का जो पूरा जाल बिछा हुआ है पूरे शहर में, वो बार बार हमको जो है वो करना पड़ेगा, और उससे सिक्योरिटी इश्यूज भी क्रिएट होंगे। तो अब ये समय की दरकार है कि हम अगले 20 साल के हिसाब से रोड मैप बनाएं, और उस रोड मैप को हमको पूरा करने के लिए किन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के प्लानर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपने लैंडस्केप प्लानिंग की बात करी, तो दे आर ऑल टू बी इनकॉर्पोरेटेड वेल इन एडवांस so that the company should have a futuristic map of 10-20 years. Right sir. सर सेम क्वेश्चन आपकी तरफ ले जाते हुए मैं एक ऐड करना इसमें जाऊंगा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में, कि हम जानते हैं शारदा के कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया और अफ्रीका के अंदर डुअल बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट किया है और वो दोनों टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं। तो सेम जैसे हमारे यहाँ सर अभी स्मार्ट सिटीज़ चल रही है, अभी हमने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी करी कि जहाँ पे डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी मिलके होम्स तो डिज़ाइन करती थी पहले और IoT चीज़ में थी, बट अभी स्मार्ट सिटीज़ है, फिर रूरल डिज़ाइनिंग है और मतलब सिटी डिज़ाइनिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें है उसके अंदर। तो आपको लग रहा है ऐसे ही कुछ स्टार्टअप्स भी वहाँ पे मूव कर सकते हैं ऐसे विदेशों के अंदर, यहाँ पे बच्चे टीम बना के? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। और जैसे आपने कहा कि शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जो दूसरे कंट्री से भी यहाँ पे आके पढ़ते हैं, और जो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट है वो सभी के लिए है, चाहे वो कहीं का भी अगर वो शारदा का स्टूडेंट है तो उनको सभी को सपोर्ट दिया जा रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट का जैसे सर ने बोला कि अगर किसी स्टार्टअप को ग्रो करना है तो उसको अपनी मार्केट को बड़ा करना ही पड़ेगा। और जिस तरह से इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स इंक्रीज़ कर रहे हैं डे बाय डे, आज हम लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच गए हैं जो हमारे स्टार्टअप्स का रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स का काउंट है। तो उनको मार्केट तो उतना बड़ा चाहिए। अगर सभी ये सोचेंगे कि मैं अपने रीजन के अंदर या अपने सिटी में या अपने स्टेट में बैठकर ही मैं स्टार्टअप अपना या बिजनेस चला लूँगा, तो उसमें आने वाले टाइम में फिर कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट्स को असर करेगा। तो आपको अपनी बाउंड्री से बाहर निकलना ही पड़ेगा और एक ग्लोबल मार्केट में जाना है, और उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी डायरेक्शन में हमारे यहाँ पर भी स्टार्टअप्स काम करते हैं,
तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर वहाँ की कंट्रीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो समझते हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं या यहाँ के स्टार्टअप्स हैं, शारदा के अपने भी और बाहर के स्टार्टअप भी जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो उनको एक डायरेक्ट इनपुट मिल जाता है कि अच्छा ये 15 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह के प्रोडक्ट्स की ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों की ये ज़रूरत है, ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वहाँ ईजिली अवेलेबल नहीं है, अगर हैं तो वो बाहर की कंट्रीज से इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को समझ के उसके हिसाब से फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं और फिर जो दूसरे कंट्रीज़ के बच्चे जो यहाँ पर हैं उनके साथ मिलकर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरह का एक बिज़नेस सेटअप करके और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट में जाने की एक ईजी मिल जाती है। एक तो आपको वहाँ की लोकल मार्केट के बारे में पता लग रहा है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा वहाँ पर आपको एक टीम मिल जाती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, इनकी एक टीम वहाँ पर उनकी कंट्री में अवेलेबल है जो आपके बिजनेस को वहाँ सेटअप करने में हेल्प करेगी। वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज क्या हैं, उनकी जानकारी आपको इनके थ्रू इजीली मिल सकती है। देन इन सारी कंट्रीज़ के एम्बेसीज के साथ हम बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस हैं, तो वहाँ से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस का भी एक एक्सेस मिल जाता है, उसका भी एक सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो इस टाइप का एक ग्लोबल इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ काम हो रहा है और इस डायरेक्शन में हमें जाना ही पड़ेगा। जैसे आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को एक मार्केट की तरह देख रहा है और उसके साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भी देख रहा है। अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की आज बात करें तो जैसे सर ने बोला कि जहाँ पर आपकी चीज़ें यूज़ हो रही हैं आप वहीं पर उसको मैन्युफैक्चर करो, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आज इंडिया है कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस हैं, उसका बहुत लार्ज स्केल पे कंजम्पशन इंडिया के अंदर हो रहा है। तो वो चीज़ें इंडिया के अंदर ही अगर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, टाइम बहुत आपका सेव होगा। आप एक कंट्री में चीज़ बना रहे हैं और दूसरी कंट्री में उसे भेज रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना एक टाइम क्रिटिकल इशू आ जाते हैं कि अगर मुझे सामान आज चाहिए और किसी भी वजह से अगर वो डिले हो जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में है या कोई क्लियरेंस के अंदर है या मटेरियल की रिक्वायरमेंट की वजह से है, तो वो जो डिले है ये बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इस डिले से की जो प्रॉब्लम है इससे भी वो एक ईजी सोल्यूशन मिल जाएगा कि जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट आए वहीं पर वो मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो इंडिया में डेवलप होगी तो वो इस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। तो इंडियन इकोसिस्टम तो बिल्ड होगा ही होगा और जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट भी ज़रूर उसमें कम होगी जब वो लोकली यूज़ होगा, लोकली डेवलप होगा, मैन्युफैक्चर होगा। और सेम चीज़ हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी कर रहे हैं कि जो यहाँ से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये डिज़ाइंस यहाँ रेडी होकर और देन दूसरे कंट्री में जाकर, जैसे भी सोलर के अंदर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने सेटअप किया है कि यहाँ पर वो सारी उसकी डिज़ाइनिंग हो रही है, उसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है एंड देन दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ पर उसकी असेंबली किया एंड देन फिर वहीं उसे मार्केट किया और वहीं पर उसको लोकली एक सिस्टम ऐसा बिल्ड किया कि आफ्टर सेल सपोर्ट भी आप उसको वहीं उसी कंट्री के अंदर मिल जाए। आज जो एक मेजर प्रॉब्लम हम चाइना के साथ फेस करते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसे फेंक दो और दूसरा खरीद लो। तो ये प्रॉब्लम हम कहीं इस चीज़ को शुरू से हम लेके चल रहे हैं कि यहाँ से जो भी स्टार्टअप निकलता है और अगर वो दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहा है तो उस कंट्री में हम वहाँ पर ही सिस्टम बिल्ड कर दें कि उसका आफ्टर सेल सपोर्ट वहाँ पे दे पाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है। नहीं सर, बहुत इस तरह से ग्लोबल इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ हम इसमें काम कर रहे हैं। और जैसा आपने शुरुआत में बोला कि इंडिया को अभी लोग मार्केट की तरह भी देख रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भी देख रहे हैं, तो ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कि आफ्टर सर्विस हमारी रेपुटेशन कुछ ऐसी ना बन जाए कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं और फिर वो खराब हो जाते हैं और तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और जैसे ही अभी एक्सेप्टेंस है G20 में भी इंडिया की और हम लोग इस साल उसको होस्ट भी कर रहे हैं और उसी के तहत मतलब काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर से हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, जो लोग आ रहे हैं, तो वो भी एक पॉइंट है कि जहाँ पे हमारे स्टार्टअप्स को एक्सेप्टेंस बाहर मिलती है, रिकग्नाइजेशन मिलता है अभी। तो आगे चलने से पहले अभी हम सुनो शारदा के लिसनर्स के लिए एक ब्रेक और लेते हैं और फिर इसके बाद इस सेशन को क्लोज करते हैं। सभी लिसनर्स का स्वागत है वापस, और इस सेशन को क्लोज करते हुए हम लोग क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहेंगे अपने दोनों ही गेस्ट से और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिसनर्स को कोई बुक, कोई मूवी या फिर कोई नॉलेजफुल डॉक्यूमेंट्री अगर सजेस्ट करना चाहे बाद में पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, जिससे उनके इन विषयों के बारे में जिसमें हमने बात करी है थोड़ी नॉलेज और बढ़े। तो सर पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं प्लीज़। एक किताब जरूर मैं सजेस्ट करूंगा सभी को पढ़ने के लिए, लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी विच इज़ रिटन बाय एरिक राइस। ओके सर। तो जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं जो है उनको ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए, और जो बच्चे अभी अपना प्लान कर रहे हैं जो है बिजनेस सेगमेंट को समझना चाहते हैं उनको भी ये किताब जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरा डिज़ाइन मेथोडोलॉजी जो है, जैसे डिज़ाइन थिंकिंग की अभी हमने बात की,
या क्रिएटिव थिंकिंग की जैसे सर ने बात की, तो उसके लिए बहुत सारी अभी ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हो गई हैं और उनकी फ़िलॉसफी में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको मास्टर करना पड़ेगा। कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, वो मेथोडोलॉजी सीखना पड़ेगा। जैसे लेस इज़ मोर, तो व्हाट इज़ लेस इज़ मोर मीन्स, तो ये हमको डिफरेंट मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इस फिलॉसफी को डेवलप किया है, उनकी जो अपनी वीडियोस हैं उनसे आप निकाल सकते हैं जो है कंसेप्ट को, कि मुझे जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है तो उनमें किन किन बेसिक फीचर्स का यूज़ करना है। लास्ट 2% इज़ 200%, लेस इज़ मोर। तो ये कंसेप्ट जब तक आप सीखेंगे नहीं जो है, तब तक आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं कर सकते। और जैसे मैंने इस बुक की बात की, तो ये बुक एक ऐसे ऑथर ने लिखी है जो खुद जो है एक स्टार्टअप जिसने किया और वो फेल कर गया। देन ही रियलाइज कि फेलियर के रीजंस क्या हैं। देन इट्स ए वेरी गुड बुक, जिससे आई हैव रिकमेंडेड टू मैनी स्टार्टअप्स, एंड आफ्टर रीडिंग द बुक दे रिवर्टेड बैक टू मी दैट इट वाज वर्थ टू रीड। नहीं सर, सेम आपके लिए? मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि बुक्स जैसे सर ने बता ही दिया है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, और हर एक स्टार्टअप को जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है, उस फील्ड में जो लोग पहले कुछ सक्सेस स्टोरी बिल्ड कर चुके हैं, तो उनकी बायोग्राफी या उनके एक्सपीरियंसेस को वो ज़रूर पढ़ें। तो ये बहुत हमने एक कॉमन चीज़ देखी है कि कभी कभी लोग इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो स्टार्टअप कैसे बना था। ये सबको दिखता है, आज दिखता है कि ये स्टार्टअप इतना बड़ा हो गया, ये यूनिकॉर्न बन गया, ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहाँ से शुरू किया था और क्या उन्होंने शुरू में चैलेंजेस फेस किए, कैसे उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा किया। और फिर से लीन स्टार्टअप ज़रूर मैं कहूँगा सबको समझना चाहिए कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। आप 2-3 लोगों की टीम हो, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड आपके पास हैं, तो आपको फाइनेंस की जानकारी भी थोड़ी सी होनी चाहिए, डिज़ाइन की जानकारी तो है ही, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जो आपका डोमेन है, उस डोमेन के बारे में भी आपको समझ होनी चाहिए, मार्केट की समझ आपको रखनी है। तो कैसे आपको ये टीम बनानी है और कैसे ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, यूनिकॉर्न फाउंडर्स हैं, इन लोगों ने कैसे टीम बिल्डिंग किया, कैसे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स को इन्होंने सेलेक्ट किया, एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कैसे किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूर आप इस चीज़ को जानें, उसके बारे में पढ़ें। जिस भी फील्ड में आपका, जिस भी डोमेन में आपका स्टार्टअप है, उसमें जो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आप उस सक्सेस स्टोरी को शुरू से देखें और उनकी जर्नी को थोड़ा सा स्टडी करें, उनके चैलेंजेस को आप देखें। बिकॉज एक कॉमन चीज़ कही जाती है जो मैं हमेशा सभी स्टार्टअप्स को और बच्चों को भी बताता हूँ कि अपनी गलतियों से तो सभी सीख लेते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों से सीखें तो शायद वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगा और हमारे सक्सेस के चांस को बहुत बढ़ा देगा। तो कुछ लोग जो ऑलरेडी गलतियाँ कर चुके हैं, तो उन्होंने सीखा, उसी से हम भी बहुत पहले सीख सकते हैं, बजाय इसके कि हम भी उसी गलती को दोहराएं। तो ये सक्सेस स्टोरी और उसकी जर्नी को पूरा स्टडी करने के ऊपर मैं ज़रूर एक मेन स्ट्रेस दूंगा। और डिज़ाइन थिंकिंग तो ऐसा पार्ट है जिसके बारे में हर एक एंटरप्रेन्योर को पता होना ही चाहिए। शो सर, आपने बिल्कुल सही बोला। लोग ज़्यादातर सक्सेसफुल चीज़ें ज़्यादा देखते हैं सामने वाले की, और उसका स्ट्रगल, उसका फेलियर नहीं उसके बढ़ते। हालांकि जब मैं यूट्यूब को छानता हूं तो मैं कई बार देखता हूं कि जितने भी हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं अभी तक से, विदाउट नेमिंग देम, सबने अपने दोनों वर्जन बताए हैं। वो अवेलेबल है, वो अपनी सक्सेस भी बताते हैं, अपना फेलियर्स भी बताते हैं और अपना स्ट्रगल भी बताते हैं। बट एज एन एस्पायरिंग एम्बिशियस फर्स्ट टाइम फाउंडर, हमें सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने की आदत होती है कि भाई कैसे जल्दी से ग्रो करके कितना नाम कमा लिया। बट जैसे सजेशन दिया कि हमें सब कुछ दोनों। और ये ऐसा होता भी है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया जाता है, तो वो लोग भी मोटिवेट करने के लिए हमेशा एक अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कहीं भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर ही उनसे पूछिए कि चैलेंजेस क्या आए, प्रॉब्लम्स क्या आई और आपकी क्या मेथोडोलॉजी थी उसको सॉल्व करने की। राइट सर। सो दैट उसके हिसाब से आप पहले से प्लान करके चल पाएँ। तो मुझे लग रहा है ये भी बता रहा है कि बस कभी ऐसा होता है कि एक ऑडियंस ऐसी होती है, माहौल ऐसा होता है कि आपको सब मोटिवेट करना है, सारी पॉजिटिव चीज़ें ही बतानी है, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं बता पाते हो। तो लेकिन स्टार्टअप को अपने लेवल पे भी समझना है कि मुझे कब का ऐसे मौका मिलेगा कि जहाँ पर जाकर मैं वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाऊँ। अगर वो किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी वीडियो के अंदर रिकॉर्डेड नहीं है, तो उनसे मिले और जानने की कोशिश करें कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया। राइट। तो वो अप्रोच, वो पाथ्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन एंड लास्ट चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो बेसिकली स्टार्टअप्स की दुनिया है, इसमें दो एंड्स हैं। एक एंड है जिसमें आप एक ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है और आप उसमें स्कोप पाते हैं। तो वर्ल्ड में जितने बड़े स्टार्टअप क्रिएट हुए हैं
जितने यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस डिसरप्शन को ही ऑब्जर्व किया है कि दूसरे लोग काम नहीं कर रहे, मैं स्ट्रगल करूंगा, जैसे भी करूंगा, इसे खड़ा करूंगा, एंड दे गॉट द सक्सेस। जब उसकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो गई तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में आए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वो जो बाद में देखकर आए जो है, उनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में टिक ही नहीं पाते, क्योंकि तब तक एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड बन चुका होता है। दूसरी तरफ एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हैं, चाहे वो डिज़ाइन के एस्पेक्ट से हो, चाहे वो कॉस्ट सेविंग के एस्पेक्ट से हो, चाहे फीचर्स के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, तो आप अपने लिए मार्केट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सो दे आर टू डिफरेंट एंड्स। और क्योंकि स्टार्टअप्स पूरे उसमें कहीं भी हो सकता है, पूरी स्पेस में कहीं भी हो सकता है, तो कोई एक मेथोडोलॉजी सब पर लागू नहीं हो सकते। और ज़्यादातर स्टार्टअप्स के साथ जो सक्सेस स्टोरी है वो इसी बात पर डिपेंड करती है, जैसा सर ने कहा कि यू शुड क्रिएट ए टीम। So the team should consider the people from different domains, and now it's a high time when we should realize that when we are collaborating at the institute level or at the organizational level, we should pick the people from different domains so that we are not lagging behind at a particular segment. अगर डिज़ाइनर की ज़रूरत है तो डिज़ाइनर हमारे पास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़न की ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी, जैसे सर ने कहा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास अब देश में कैपेबिलिटी अवेलेबल है, तो वी कैन फाइंड द पीपल फ्रॉम आवर ओन स्पेस कि वो डिज़ाइन कैसे होगा और मैन्युफैक्चर कैसे होगा। देन कम्स द यूजेबिलिटी थ्रू सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर में इंडिया क्योंकि लीडिंग कंट्री रहा है, हमारे पास काफ़ी प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, और दीज डेज द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इजीली अवेलेबल टू डिस्कस एंड यूज़। तो जो टीम हम डेवलप कर रहे हैं, द टीम शुड बी इन सच ए वे दैट दे आर ए होलिस्टिक solution. It is quite possible that we are developing for one product, and in that one product we may find 10 startups working together for a complete product. So this methodology should be evolved that ये जरूरी नहीं है कि एक स्टार्टअप है तो वो एक एंड प्रोडक्ट ही बनाकर दे रहा है। देयर में भी 10 स्टार्टअप्स जो अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी डोमेन में कर रहा है, डिजाइनर्स अपने डोमेन में काम कर रहा है। देयर में भी एन स्टार्टअप कंपनी इन द डिजाइन डोमेन जो UI UX पर काम कर रही है या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है, और उधर टेक्नोलॉजी वाली कंपनी हो सकता है जो IoT पर काम कर रही है, उधर तीसरी कंपनी IT सेक्टर से हो सकती है जो IT सेक्टर का काम कर रही है। तो अलग अलग स्टार्टअप कंपनीज जो है दे कैन मेक ए कंसोर्टियम, and that consortium can evolve with a big product solutions. तो ये हाई टाइम है जो है जब हमें अपने देश को अगले 20 साल के लिए प्लान करना पड़ेगा, और इन स्टार्टअप्स के लिए भी ये ज़रूरी है जो है कि वो डिफरेंट फोरम्स पर आकर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को शेयर करें, सो दैट दे कैन हैव ए बिग ड्रीम एंड कैन मेक द कंट्री विश्वगुरु। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन क्लोज करते हैं, और मैं सभी सुनो शारदा के लिसनर से बोलना चाहूँगा कि आपको अगर आज के सेशन से कुछ फ़र्क पड़ा हो, हमें तो बहुत नॉलेज मिली है, और मैंने कभी भी डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से स्टार्टअप्स के लिए इतनी गहराई से किसी के साथ चर्चा नहीं करी, कभी नहीं सुना। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे नेक्स्ट 2 आपको अपडेट्स देना चाहते हैं। एक तो कि हम लोग अगला शो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने तीनों ही गेस्ट वुमेन्स को बुलाया है, और स्पेशली कम्युनिटी लिसनर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि वुमेन्स ज़्यादा से ज़्यादा जितना एंटरप्रेन्योरशिप में आए उतना बेहतर है, और आप नेक्स्ट शो को ज़रूर सुने हमारे, और उसके अंदर आपको काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें पता लगेगी कि आज के शो से ही आपको पता लगा होगा। आप अपने घर में जितनी भी वुमेन्स हैं उनको प्रेरित कीजिए कि स्टार्टअप बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं, बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों के अंदर भी स्टार्टअप ढूंढ सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग जल्दी ही शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर शारदा लॉन्च पैड के बैनर के नीचे एक स्टार्टअप क्लिनिक वर्कशॉप लगाने वाले हैं दोबारा मेरठ मंडल कम्युनिटी के लिए, उसके नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो एक जैसे डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन होता है वैसी सी क्लिनिक है। आप यहाँ पे आइए, मेंटर यहाँ पे अमित सर बैठे होते हैं, वो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो आपको डायग्नोस करके लिख के देंगे। आप जाइए, उसे मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए, फिर 10-15 दिन बाद उनके पास आइए, उन्हें बताइए सर आपसे जो सीखा था देखिए मार्केट में किया है, हम लोग ऊपर गए हैं, नीचे आए हैं, जैसा भी हो वो आपको फिर कुछ सजेस्ट करेंगे। तो इसी एक कॉन्सेप्ट के अंदर हमने स्टार्टअप क्लिनिक का डिज़ाइन किया है। जल्दी इसकी लॉन्चिंग डेट आपको बताएंगे, तब तक के लिए नमस्ते।